students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying a chapter aldehyde ketone and carboxylic acid. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजल्डिहाइड. हमने एल्डिहाइड कीटोन की कॉमन प्रिपरेशन पढ़ ली, हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ ओनली एल्डिहाइड डिस्कस कर लिया, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ओनली कीटोन डिस्कस कर लिया. नाउ टुडे वी विल डिस्कस प्रिपरेशन मेथड ऑफ ओनली बेंजल्डिहाइड इंक्लूडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड. तो फटाफट पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ बच्चों. सो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजल्डिहाइड. तो बच्चों फर्स्ट मेथड है बाय द साइड चेन हैलोजिनेशन ऑफ टोलुइन. आपको लेना है टोलुइन. सो टोलुइन क्या होता है? तो टोलुइन होता है मिथाइल बेंजीन. क्लियर स्टूडेंट्स? टोलुइन क्या है बच्चों? तो टोलुइन है मिथाइल बेंजीन. मिथाइल बेंजीन का साइड चेन हैलोजिनेशन मतलब बेंजीन पे अटैक नहीं कराना है, साइड चेन यानी एल्काइल ग्रुप पे अटैक कराना है. ठीक है, तो साइड चेन हैलोजिनेशन ऑफ टोलुइन करेंगे. तो आपको क्या करना है? टोलुइन लेना है. टोलुइन मीन्स व्हाट? तो हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन यानी कि टोलुइन. अब बच्चों इस टोलुइन की रिएक्शन आपको करानी है हैलोजन लाइक क्लोरीन. ठीक है, और साइड चेन के लिए आपको लेना है सनलाइट, क्योंकि बच्चों सनलाइट होगी तो मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फ्री रेडिकल बनेंगे तो फिनाइल फ्री रेडिकल काम का नहीं होता है ना. फिनाइल फ्री रेडिकल की जगह क्या बनेगा? बेंजाइल फ्री रेडिकल, है ना. यहाँ से H डॉट निकलेगा और ये बनाएगा इस तरह से. देखो ये बेंजीन है, ये CH2H लिख दूं, ये है ना. तो फ्री रेडिकल मतलब ये बॉन्ड होमोलिटिक फ्यूजन हो गया, ये इधर और ये इधर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. तो बच्चों आपको मिलेगा क्या मिलेगा? तो हम कहेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल CH2Cl. ठीक है, और अटैक होगा तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, है ना, और आगे कन्वर्ट हो जाएगा किस में? तो हम कहेंगे देखो एक हाइड्रोजन और निकाल दो तो CH डबल डॉट इस तरह से. ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म नहीं देखना यहाँ पे, सीधा हमें क्या करना है? टोलुइन की रिएक्शन बच्चों क्लोरीन से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो अगर मैं यहाँ पे 2 बार अटैक करूँ, ठीक है, फ्री रेडिकल में सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों. तो हमने ये प्रोडक्ट लिया, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद टोलुइन. तो आपको ये कंपाउंड मिला, दोनों हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से रिप्लेस हो गए, है ना. और ये कंपाउंड है बच्चों बेंजल डाइक्लोराइड. तो चाहे बेंजल बोलो चाहे बेंजाइलिडीन बोलो. सो दिस इज बेंजल डाइक्लोराइड और यू कैन से बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड. ओके, नाउ व्हाट टू डू? तो अब इसका करा दो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस. तो आप यूज करो एक्वस KOH. ओके, एक्वस KOH, एक्वस KOH. अब बताने की जरूरत नहीं, दिख रहा है तुम्हें क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई ये 2 KCl एलिमिनेट हो गए. ठीक है भाई, तो जब 2 KCl एलिमिनेट हो गए तो कार्बन पे क्या लगा दूँ? OH एंड OH. ओके, तो बच्चों ये हो गया बेंजीन, ये हो गया CH, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया OH, और इसको गर्म करो. ठीक है, आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, है ना. तो आप इसको हीट करो. हीट करेंगे तो क्या होगा? तो भाई हीट करते ही वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. अब पीछे क्या बच रहा है? तो बेंजीन पे CHO. तो बच्चों बेंजीन पे CHO का मतलब है बेंजल्डिहाइड. क्लियर? तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज बेंजल्डिहाइड. So this is first preparation method how we will find benzaldehyde from side chain halogenation of toluene. सिंपल सा मैकेनिज्म है, सिंपल सी रिएक्शन है, कर लोगे एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मेथड की ओर मूव ऑन करते हैं. सो बच्चों नेक्स्ट है बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन. तो देखो पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करना है. अगर एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए बच्चों कि टोलुइन, है ना, टोलुइन को ऑक्सीडाइज कर लो KMnO4 से, एल्केलाइन KMnO4 तो मैंने ले लिया KOH. तो बच्चों KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. KMnO4 क्या है?
तो हम कहेंगे भाई KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पार्शियली की ऑक्सीडाइज करेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर लेगा, है ना। तो इट विल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू टोलुइन, है ना भाई। ये टोलुइन को क्या करेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अब एल्काइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, टोलुइन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। तो बच्चों अगर एक कार्बन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दूं तो वो फाइनली किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, COOH ग्रुप। तो भाई बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो बन तो जाएगा, साथ में तुमने KOH ले रखा है ना, तो बेंजोइक एसिड बीइंग एसिडिक इन नेचर H आयन दे देगा, ये OH आयन दे देगा, है ना। तो आपको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट। तो आपका यहाँ जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे हमें तो एल्डिहाइड पे स्टॉप करना है, आपने तो एसिड पहुंचा दी, तो भाई पार्शियली ऑक्सीडाइज करो, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मत करो। अब पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए क्या करें बच्चों, तो देखो पार्शियल ऑक्सीडेशन जो है यानी रिएक्शन को बीच में रोकना है। ठीक है, तो बच्चों पार्शियल ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल इन 2 वेज। 2 तरीके से तुम क्या कर सकते हो, टोलुइन को पार्शियली ऑक्सीडाइज कर सकते हो। 2 तरीके हैं, वी हैव 2 मेथड्स टू पार्शियली ऑक्सीडाइज टोलुइन। कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं करना है, बीच में स्टॉप करना है। अब बीच में कैसे स्टॉप करें बच्चों, तो देखो क्या करें हम कि इक्वेशन जो है वो बीच में स्टॉप हो जाए, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे अपना प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड पे स्टॉप करना है। तो बच्चों इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप यूज़ करो क्रोमाइल क्लोराइड, है ना, बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, और दूसरा क्या यूज़ करो, तो बच्चों दूसरा यूज़ करो एसिटिक एनहाइड्राइड विद CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड। तो इन दोनों से तुम क्या कर सकते हो, रिएक्शन को बीच में स्टॉप कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो ऑक्सीडेशन को। ठीक है, तो मैं लिखूँ भाई कंट्रोल कैसे करेंगे, सो फर्स्ट वी हैव बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, तो बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। अब बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड यूज करोगे तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे इटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इटार्ड रिएक्शन। और सेकेंड जो तरीका है दैट इज बाय यूजिंग, तो भाई बाय यूजिंग क्या है, तो हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड विद CrO3, बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड विद CrO3। ये दोनों ही जो तरीके हैं दे आर पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो आप एक बार यूज करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड, दूसरी बार क्या यूज करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला मैं यही लिख देती हूँ CrO2Cl2। ठीक है, तो मेरी बात समझे तुम, मैं कह रही हूँ टोलुइन को ऑक्सीडाइज करो, तो तुम कहोगे अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, KMnO4 ले लिया, तो भाई आंसर जो है वो एसिड में पहुंच जाएगा, बेसिक मीडियम में तो पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ नहीं जाना है, बीच में स्टॉप करना है, तो बीच में स्टॉप करने के लिए ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए थोड़े माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक बार क्रोमाइल क्लोराइड यूज करो और दूसरी बार एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करो CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब तो बच्चों अगर क्रोमाइल क्लोराइड यूज करेंगे तो रिएक्शन का नेम है इटार्ड रिएक्शन। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है भाई इटार्ड रिएक्शन लिख दो, तो ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, तो बच्चों इसको मैं लिख दूं इटार्ड रिएक्शन, है ना। ये क्या हो गई, इटार्ड रिएक्शन बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, और क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं CrO2Cl2। ठीक है, अब देखो साथ साथ में मैकेनिज्म भी बताती चलूँगी। एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं लिखना है, पर थोड़ा सा इसमें जरूरत रहेगी कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हमें लेना है टोलुइन। ठीक है, टोलुइन की रिएक्शन हमें करानी है क्रोमाइल क्लोराइड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है,
तो टोलुइन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक मैंने ले लिया CS2 या CCl4। ठीक है, अब होगा क्या? तो बच्चों ये टोलुइन क्रोमियम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो भाई कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? तो मैकेनिज्म साथ साथ चलेगी, नहीं तो तुम कॉम्प्लेक्स बना नहीं पाओगे। तो क्या करूं मैं? सबसे पहले लिख दूं टोलुइन। तो भाई मैंने लिख दिया, ये रहा टोलुइन, दोनों हाइड्रोजन हाईलाइट कर दी। नाउ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, अगेन CrO2 Cl2। अब बच्चों जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि क्रोमाइल क्लोराइड इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी खुद का क्या होगा? रिडक्शन, है ना भाई। आप कह रहे हो क्रोमाइल क्लोराइड इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, टोलुइन का ऑक्सीडेशन करना है, तो बच्चों अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इस स्पीशीज का क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन मतलब यहाँ ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है ना, तो हम कहेंगे 6 से कम हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कम कैसे होगी भाई? रिडक्शन कैसे होगा? तो देखो होमोलिटिक फ्यूजन होगा इस बॉन्ड का। होमोलिटिक का मतलब समझते हो भाई? अगर एक बॉन्ड 2 जने मिलके बनाते हैं तो बॉन्ड फ्यूजन, फ्यूजन मतलब बॉन्ड टूटना, तो बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करना है कि दोनों स्पीशीज अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना भाई। आपने किसी के साथ शेयरिंग किया, अब ब्रेकअप हो रहा है, तो ब्रेकअप हो रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन में एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोई लड़ाई नहीं। दैट इज होमोलाइटिक फ्यूजन। तो हम कहेंगे यहाँ भी नॉन पोलर सॉल्वेंट तो सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो देखो होमोलाइटिक फ्यूजन ये यहाँ स्प्लिट हो जाएगा एक बॉन्ड क्रोमियम पे। ठीक है भाई, सिमिलरली यहाँ पे भी यही चल रहा है ना, एक बॉन्ड क्रोमियम पे स्प्लिट हो जाएगा एक ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो एक क्रोमाइल क्लोराइड है, 2 क्यों लिए? दोनों का रोल होगा, है ना। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पे, देखो हाफ एरो नोटेशन होता है। सिमिलरली ये वाला जो बॉन्ड टूटा बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्रोमियम पे और यहाँ ऑक्सीजन पे। ओके, अब करना क्या है समझ में आया ना? वापस देखो। ठीक है, ये तो सारे बॉन्ड टूट गए तो डिज़ाइन ही बन गया नया। तो क्या कहना चाह रही हूँ मैं भाई? CrO2 Cl2, ये लो CrO2 Cl2। चलो फिलहाल तो Cl2 का कोई रोल नहीं है, और यहाँ मैंने लिख दिया CrO2 Cl2। ओके, अब क्या करना है बच्चों? तो मैं कह रही हूँ होमोलिटिक फ्यूजन करो, है ना। ये जो बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन है? तो हम कहेंगे 2। यहाँ पे भी कितने हैं? 2। ठीक है, सेकेंड क्रोमाइल क्लोराइड में आ जाओ, अगेन वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दे दो। ये भी बॉन्ड स्प्लिट करो, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दे दो, एक ऑक्सीजन को दे दो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूटेगा, क्रोमियम पे टूटेगा, ये फिर से ऑक्सीजन पे और क्रोमियम पे। तो भाई क्रोमियम पे मैं बॉन्ड इसलिए स्प्लिट कर रही हूँ ताकि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर पाऊँ। 6 बॉन्ड बना रहा है, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कम करनी है ना, तो 6 के बाद कहाँ जाएगा? 4 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? तो कॉम्प्लेक्स तो मैं यहाँ बना देती हूँ डायरेक्ट। देखो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया CH। ठीक है, अब थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, भी आएगा नहीं यहाँ पे। तो देखो ये बना दिया मैंने बेंजीन, ये बना दिया CH। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे भी होमोलिटिक फ्यूजन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन, अगेन कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो भाई CH की 2 वैलेंसी फ्री होगी। अब ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, तो ये OH हो गया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री है। सिमिलरली ये दूसरा हाइड्रोजन जो है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, OH। ठीक है, बॉन्ड क्रोमियम से नहीं बनाने, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 थी, अब मुझे कम करनी है क्योंकि इसका रिडक्शन करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या करूँ मैं? यहाँ मेरे पास क्रोमियम तो है, दूसरा भी क्या है? क्रोमियम। एक एक हाइड्रोजन इनके ऑक्सीजन पे अप्रोच कर गया, तो ये OH, फिर क्रोमियम के पास 2 Cl थे,
इस क्रोमियम के पास भी क्या थे, 2 Cl थे, तो क्रोमियम के बॉन्ड्स कितने हो गए, 3 हो गए, 4 रखने हैं, है ना। तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ये क्रोमियम के साथ था, अब ये CH के साथ आ गया। सिमिलरली इस क्रोमियम का ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ये क्रोमियम के साथ, अब ये कार्बन को अप्रोच कर लेगा, तो इस तरह का बच्चों क्या बनेगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब तुम्हें लगेगा एग्जाम में मेरे से तो ये नहीं लिखा जाएगा, तो इट्स ओके। तुम एग्जाम में क्या करोगे, अगर आपके बोर्ड एग्जाम से, तो आपको लिखना है टोलुइन प्लस CrO2 Cl2, मीडियम तो आपके पास है ही। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ आपको लिखना है बेंजाइलिडीन, क्योंकि ध्यान से देखो बेंजाइल है ना ये, तो बेंजाइलिडीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आप थियोरी में लिख दो बेंजाइलिडीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, अगर आप ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते। ओके, कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है, तो बच्चों रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कर लो। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, तो देखो मान लो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों ये क्रोमियम के साथ चला गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, माइनस, है ना। अगर ये बॉन्ड बच्चों ऑक्सीजन पे टूट गया, है ना, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, माइनस, तो चलो अलग कर देते हैं। तो ये क्रोमियम OH Cl और आपका ऑक्सीजन क्या था, माइनस, तो भाई वाटर से क्या उठाएगा, तो हम कहेंगे H+, तो ये स्पीशीज बन गई, ठीक है। ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूट गया, ऑक्सीजन माइनस, वाटर से क्या उठाएगा, H आयन, तो OH, नीचे वाला भी OH Cl2, ठीक है। अब बच्चों अगर ये ऑक्सीजन माइनस हुआ तो ये कार्बन प्लस हो गया, तो ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, तो ये बॉन्ड अब ऑक्सीजन पे टूट जाएगा, ताकि कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस क्या करे, डबल बॉन्ड बना दे। तो भाई कार्बन प्लस और ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो गया, बेंजीन पे CHO, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, तो देखो क्रोमियम लिख दिया, OH फिर लिख दिया, Cl। अब अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूटा तो ऑक्सीजन माइनस क्रोमियम क्या हो गया, प्लस, तो इस क्रोमियम पे कौन अप्रोच करेगा, OH, तो वापस यही तो स्पीशीज बनी, तो ट्वाइस CrOH होल टू Cl2, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है दैट इज बेंजल्डिहाइड, क्लियर। तो ये आपका ईटार्ड रिएक्शन है बच्चों। अब आपको लगेगी थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया, ठीक है। देखो ये तो एग्जाम में लिखना ही नहीं है, ये तो हमें आइडिया लगाना है कि देखो यहाँ क्रोमियम की वैलेंसी 6 थी और यहाँ आ जाओ क्रोमियम की वैलेंसी फाइनल प्रोडक्ट में कितनी है, 4, तो 6 से 4 चला गया, है ना। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, तो भाई इसका रिडक्शन हो गया, यानी ये वाला कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्लियर। अब हम क्या देखते हैं बच्चों कि मान लो आपको एग्जाम में दे दिया कि भाई ये इस तरह का इक्वेशन है टोलुइन, ओके, है ना, और आपको दिया है CrO2 Cl2 NCCl4 या CS2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है टोलुइन दे रखा है CrO2 Cl2, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो नहीं है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में कि भाई अगर मैं टोलुइन को पार्शियली ऑक्सीडाइज करूं तो मेरा आंसर जो होगा दैट विल बी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो सीधा लिखना है आपको आंसर बेंजल्डिहाइड, क्लियर। तो अगर हम टोलुइन को क्या करेंगे, पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा आंसर बेंजल्डिहाइड। नाउ स्टूडेंट मिथाइल बेंजीन टोलुइन होता है। अब आपको दे दिया नहीं भाई इथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर एग्जाम में आगे आपसे पूछने कि भाई क्या होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन इथाइल बेंजीन अंडरगोज ईटार्ड रिएक्शन या अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों चेन कितनी ही लंबी हो आपको हर बार लास्ट वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है। ये खास बात है इटार्ड रिएक्शन की, है ना। यहाँ इथाइल है, प्रोपाइल है, कुछ भी है, तो हर बार आते आते एंड में लास्ट कार्बन को ऑक्सीडाइज करो, ठीक है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि भाई ये CH2 और ये CH, H और H, ठीक है। अब लास्ट कार्बन को क्या करना है, CrO2 Cl2, इसके साथ क्या करना है, मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो भाई कॉम्प्लेक्स लिख दो,
और कॉम्प्लेक्स का क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करो मतलब ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इन दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो भाई ये क्या बनेगा, बेंजीन CH2CHO। तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, फाइनल आंसर क्या होगा, बेंजीन CH2CHO। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर। नाउ इसका नाम क्या है भाई, नाम तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप बाहर है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, अल। तो 2 कार्बन वाला अल मतलब इथेनल, है ना। CHO क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, अल, है ना। और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, सफिक्स अल मतलब इथेनल। और यहाँ क्या है, तो भाई ये तो फिनाइल है। तो बच्चों इसका नाम हो गया 2-फिनाइल इथेनल। ओके, तो बस 2-फिनाइल इथेनल is the final answer when ethyl benzene undergoes oxidation through chromyl chloride. क्लियर। तो इटार्ड रिएक्शन तो तुम कर लोगे, है ना, मिथाइल बेंजीनो लास्ट वाले कार्बन को जाके ऑक्सीडाइज कर देना। ठीक है, और कंप्लीट मत करना, एल्डिहाइड पे स्टॉप करना, है ना। सोचो इटार्ड रिएक्शन कहाँ पड़ी, बेंजल्डिहाइड में, तो आंसर बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड नहीं पॉसिबल है, कार्बन चेन लंबी है, तो लास्ट वाला कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो। क्लियर, तो कर लोगे एग्जाम में। चलो अब बच्चों नेक्स्ट है, बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड विद क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि CrO3। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। तो देखो क्या है मेरे पास, तो मैं कह दूंगी भाई टोलुइन, है ना। हालांकि टोलुइन को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब इन दोनों हाइड्रोजन को रवाना करना है बस। ठीक है, O लिख दो तो H2O बना के गए। तो भाई इनको काम में लो, दिखाओ तो सही ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैंने लिख दिया ये रहा, चलो टोलुइन। अब टोलुइन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड लिखना आता है ना भाई, CH3C डबल बॉन्ड O लेफ्ट और CH3C डबल बॉन्ड O राइट, और बीच में क्या लिख दो, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड एंड यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड। तो ठीक है भाई, CrO3। अब करना क्या है, तो बच्चों करना क्या है, ऑक्सीडाइज करना है। कैसे करेंगे ऑक्सीडाइज, तो देखो होमोलिटिक फिजन, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो, ये बॉन्ड कार्बन पे स्प्लिट कर दो, तो ये बन गया एसीटेट। ठीक है, एक और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे, है ना, होमोलिटिक फिजन है, और ये बॉन्ड कार्बन पे। तो भाई एक तो एसीटेट फ्री रेडिकल हो गया, एक एसिटाइल फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, अब क्या करें, तो यहाँ पे भी तो होमोलिटिक फिजन है ना, तो मेरे पास बेंजाइलिडीन तो प्रेजेंट है। ठीक है, पहले वाला ही मैकेनिज्म है, तो भाई बेंजाइलिडीन तो आपके पास है, तो हम कहेंगे हाँ बेंजाइलिडीन है ना, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन और विद 2 फ्री वैलेंसी। अब होमोलिटिक फिजन है भाई, ये आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन पे डॉट, यहाँ कार्बन की वैलेंसी खाली है, वैलेंसी खाली रहेगी नहीं, तो ये मैंने लिख दिया एसीटेट। अब इसका क्या करूँ, तो भाई एसिटल्डिहाइड बना दो, CH3C डबल बॉन्ड OH गैप। अब ये तो ये फिर से क्या आएगा, यहाँ अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन भेज दो, यहाँ एसिटल्डिहाइड बना के निकाल दो। ठीक है, तो भाई दूसरी वैलेंसी ये रही, तो भाई बेंजाइलिडीन और 2 एसीटेट कनेक्ट हो रखे हैं, है ना, और 2 एसिटल्डिहाइड माइनस कर देना, देखो बाई प्रोडक्ट तो कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, तो इसका नाम है, क्या नाम है, तो बच्चों इसका नाम है बेंजाइलिडीन। बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। ठीक है भाई, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। अब क्या करना है, तो अब करना है हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई, H+OH माइनस। कैसे करना है, तो देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया ऑक्सीजन पे, तो बच्चों ऑक्सीजन माइनस और मुझे मिला CH3COO माइनस, पानी से क्या उठाएगा H, तो एसिटिक एसिड। ठीक है ना, अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूट गया तो O माइनस एसीटेट हो जाएगा, वाटर से HIN उठाएगा, एसिटिक एसिड बन के गायब। ठीक है भाई, गायब तो हो गया। नाउ
नाउ दिस कार्बन पॉजिटिव, तो बच्चों अब ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा ऑक्सीजन पे, ताकि कार्बन प्लस को क्या मिल जाए, O माइनस, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो हम कहेंगे भाई कार्बन प्लस है, ऑक्सीजन माइनस है, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यानी बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड हो, बेंजल्डिहाइड। अब तो यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ तो एसिटाइल है और ये कार्बन पॉजिटिव, तो ये उठाएगा OH, भाई एक H प्लस और दूसरा क्या है OH माइनस। तो एक बार तो मिला एसिटेट माइनस, तो H आयन उठा लेगा, दूसरी बार मिला एसिटाइल कार्बन प्लस, तो वो भी OH लेके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है दैट विल बी बेंजल्डिहाइड। तो आपका ये आंसर हो गया बेंजल्डिहाइड। तो आप देखो हमने क्या किया, तो बच्चों हमने किया है टोलुइन को ऑक्सीडाइज, किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड। क्लियर। अच्छा, एग्जाम अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, शॉर्ट में लिखना है, तो डरने की क्या बात, शॉर्ट में लिख दो। क्या करना है, तो हमें बताया भाई टोलुइन को ऑक्सीडाइज करना है, किसके साथ ऑक्सीडाइज करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ऑक्सीडाइज करना है बाय यूजिंग CrO3। तो भाई आपको क्या करना है, इसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो तुम सीधा भी लिख सकते हो बेंजीन पे CHO। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड सॉरी टोलुइन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से इन बेंजल्डिहाइड। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट है हमारे पास गाटरमैन कोच रिएक्शन। अब बच्चों करना क्या है, गाटरमैन कोच, तो आप ले लो बेंजीन। ठीक है भाई, बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन की रिएक्शन तुम्हें करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। ठीक है, अब बेंजीन पे अटैक होगा लुइस एसिड। नाउ लुइस एसिड क्या है, तो भाई आप AlCl3 ले लो, FeCl3 ले लो, लुइस एसिड। अब होगा क्या, तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, याद करो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूँ, इन situ प्रोसेस है ना, जब मुझे फॉर्माइल क्लोराइड चाहिए, तो भाई फॉर्माइल क्लोराइड तो होता नहीं रूम टेम्परेचर पे, तो हमें मिलाना पड़ता है CO और HCl। तो बच्चों CO और HCl मिलते ही क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है भाई, फॉर्माइल क्लोराइड। अब तो फॉर्माइल क्लोराइड हो गया, आपने क्या लिया है साथ में, तो आपने लिया है लुइस एसिड, तो कुछ तो रोल होगा, तो भाई हम कहेंगे AlCl3 लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना। अगर मैं AlCl3 की बात करूं, तो देखो बेचारा Al तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो भाई ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कोई सपोर्ट कर दो। तो सपोर्ट करने के लिए है ना हमारे पास ये Cl माइनस, हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि जरूरत है इसको, है ना। तो बच्चों ये Cl माइनस जाएगा कि लो भैया मैं डोनेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो जाके इसको डोनेट कर देगा। ये पीछे जो है ये आपका है फॉर्माइल कार्ब कैटायन, ये रह गया ऐसे, और क्या हो गया, तो साथ में AlCl4 माइनस। ठीक है, तो फॉर्माइल कार्ब कैटायन, ठीक है भाई, फॉर्माइल कार्ब कैटायन। ओके, अब बच्चों फॉर्माइल कार्ब कैटायन में कार्बन पे क्या है, तो हम कहेंगे कार्बन पे प्लस है। ठीक है, तो भाई कार्बन पे प्लस है ना, और ये ऑक्सीजन अगर इसको दो लोन पे एक डोनेट भी कर देगा तो ओके, है ना। तो इसमें हम कहेंगे रेजोनेंस भी है, फिलहाल ये स्टेबलाइज तो हो ही सकता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन खुद प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब होगा क्या, तो भाई ये फॉर्माइल कार्ब कैटायन ये जाएगा बेंजीन पे अटैक करने, क्योंकि हमें क्लियर है अटैक हमेशा बेंजीन पे अटैक कौन करता है, तो बेंजीन पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। तो हम कहेंगे फिलहाल तो फॉर्माइल कार्ब कैटायन ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब इसको अटैक करना है बेंजीन पे, तो भाई ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो, ये कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव। ठीक है भाई, क्या करें देखो, तो ये 2 बॉन्ड तो एज इट इज बना दो, हाइड्रोजन हाईलाइट किया था ये एज इट इज, देखो ये बॉन्ड यहाँ टूटा, तो बच्चों ये कार्बन नेगेटिव इस कार्बन से कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये कार्बन है प्लस,
अब ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव अटैक करेगा न्यूट्रल, बैक साइड तो प्लस हो जाएगा। अब एरोमेटिसिटी भी तो मेंटेन करनी है भाई, रिंग भी तो वापस बनानी है, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये प्रोटॉन निकाल दो H+। तो प्रोटॉन निकलते ही बच्चों क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे प्रोटॉन निकलते ही हो जाएगा CHO। फिर मैकेनिज्म नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से कराएंगे। तो बच्चों हम कहेंगे अभी CO प्लस HCl से कराओगे तो फॉर्माइल क्लोराइड तो बनना ही। अब ये बना कैसे, कोई पूछ ले भाई ये बनाया कैसे, तो उसको भी देख लेते हैं भाई। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये तो नहीं है ना, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती, यहाँ कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री में पड़े, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन इसको लोन पेयर डोनेट कर देता है। तो बच्चों ऑक्सीजन तो है डोनर एटम, कार्बन है रिसीवर, तो यहाँ क्या हुआ, तो भाई यहाँ ऑक्सीजन हो गया प्लस, ठीक है, और कार्बन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठ गया, कोई टेंशन नहीं। अब HCl में क्या है, तो भाई HCl में है H+ और Cl-, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हो गया प्लस और कार्बन क्या हो गया बच्चों, तो हम कहेंगे कार्बन हो गया माइनस, कह दूं, ठीक है, तो माइनस लिख देती हूँ भाई, लोन पेयर तो है। अब बच्चों ये प्रोटॉन यहाँ अटैक करेगा तो ये हो गया CH, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ अभी भी क्या बना के बैठा है, पॉजिटिव, कार्बन की तो वैलेंसी पूरी होगी। अब तो बच्चों अगर मैं ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे ब्रेक कर दूं तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इस बार कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव कार्बन पे Cl- अटैक कर लेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूट गया तो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्लस है, अब इसके ऊपर माइनस आया तो प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, तो ठीक है भाई न्यूट्रल हो गया, लेकिन कार्बन तो प्लस हो गया ना। तो बच्चों इस कार्बन पे ये Cl- अटैक करेगा और आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी HCOCl, यानी कि फॉर्माइल क्लोराइड। अब ये कैसे बना ये मैंने बताया है, ठीक है ना बच्चों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते तो आपको सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बोर्ड में लिखना है तो आप सीधा लिख दो भाई बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl से कराएंगे तो फॉर्माइल क्लोराइड बनेगा, है ना। इन दोनों का आंसर क्या है, तो इन दोनों का आंसर है फॉर्माइल क्लोराइड। अब क्या होगा, तो भाई लुईस एसिड की प्रेजेंस में यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Cl जाएगा और ये CHO लगा दो बेंजीन पे, तो बेंजीन पे CHO लगा दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। बस सिंपल, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना मैकेनिज्म के अंदर। और वो पूछ रही पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाओ, तो एक्सप्लेन करना तो आना चाहिए बच्चों। ऑर्गेनिक तभी आपकी बेस्ट हो सकती है जब आपको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पता हो, है ना। आप आइडिया लगा पाओगे, हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ होगा, ये कैसे बन सकता है, किसका अटैक हुआ, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, कौन सा बॉन्ड फ्यूजन हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो आप थोड़ा कंपटीशन क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, रटना हो जाएगा कि हाँ मैंने याद कर लिया, ठीक है। तो डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चों अगर आपसे सीधा पूछ ले भाई गाटरमैन कोच रिएक्शन लिखो तो लिख दो, क्या दिक्कत है। अगर आपसे कहा जाए राइट द गाटरमैन कोच रिएक्शन, तो बच्चों आपको क्या करना है, गाटरमैन कोच रिएक्शन लिखना है। क्या करेंगे हम, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बेंजीन reacts with CO plus HCl in presence of anhydrous AlCl3, ठीक है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज फॉर्माइल क्लोराइड। नाउ तो अब क्या होगा भाई, तो हम कहेंगे बेंजीन से H जाता है हमेशा, यहाँ से Cl जाता है और फॉर्माइल ग्रुप जो है वो बेंजीन पे कनेक्ट हो जाएगा। सो डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, सो आवर आंसर विल बी बेंजल्डिहाइड। ओके, तो जो हमारा आंसर है दैट इज बेंजल्डिहाइड। क्लियर। तो बच्चों ये है आपकी गाटरमैन कोच रिएक्शन। अब यहाँ जो है, यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखो
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट। तो आपको बताना है भाई फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एसिटल्डिहाइड क्या है, एसीटोन क्या है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फिजिकल स्टेट। अब बच्चों पहला मेंबर अगर मैं देखूं, है ना, एल्डिहाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है, तो भाई हम कहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब फॉर्मल्डिहाइड बाय नेचर क्या है बच्चों, तो फॉर्मल्डिहाइड बाय नेचर होता है गैस। तो फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर और है क्या, तो हम कहेंगे है तो ये गैस। अब बच्चों बायो लैब में तुमने स्पेसिमेन देखे, है ना, बायो लैब में जाते हैं छिपकली पड़ी होती है, जो ग्लास का उसका बर्तन है उसके अंदर, ठीक है, या बर्तन ही मतलब उसका स्पेसिमेन जो बोलते हैं, है ना, यहाँ प्लांट्स होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं बायो लैब में, तो वो पानी में नहीं रखे, पानी में तो सड़ जाएंगे। तो बच्चों बायो लैब में जो स्पेसिमेन रखते हैं, है ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए आप फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, हालांकि इसमें 4 से 6% मीथेनॉल भी होता है, तो 40% एक्वस सॉल्यूशन, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन जो है उसे हम कहते हैं फॉर्मेलिन। ठीक है, आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं, बायोलॉजी के हो तो उस वाइवा में पूछ सकते हैं भाई कौन सा केमिकल है जहाँ तुमने डुबो के रखे। ठीक है, तो केमिकल है, पानी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन सा केमिकल है, तो फॉर्मेलिन। नाउ व्हाट इज फॉर्मेलिन, तो बच्चों 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को हम कहेंगे फॉर्मेलिन। अब क्या काम आता है बच्चों, तो फॉर्मेलिन इज यूज्ड, क्या काम आता है, तो यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड को हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के। ठीक है, अब हमारी बात चल रही है भी फिजिकल स्टेट, तो हम कहेंगे ठीक है फॉर्मल्डिहाइड क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड गैस है। अब अगले 10 मेंबर एल्डिहाइड सीरीज के, नेक्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड सीरीज, तो बच्चों सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही गैस है। लैब में आपने चेक किया होगा, प्रैक्टिकल में एसिटल्डिहाइड है ना, तो वो क्या है, वो तो लिक्विड है। ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड कह सकते हो। तो पहला मेंबर जो है बच्चों वो आपका गैस है। बाकी के जो 10 मेंबर हैं दे आर कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो भाई ये है कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड। अब बच्चों पहला कीटोन, अगर मैं बात करूं फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन सीरीज, तो बच्चों पहला कीटोन ही शुरू होगा 3 कार्बन से, है ना, C डबल बॉन्ड O, सेंटर में होता है लेफ्ट राइट कार्बन। तो पहला कीटोन फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन सीरीज, तो हम कहेंगे दैट इज एसीटोन। ठीक है, अब बच्चों एसीटोन तो आपने देखा है घर में, कहाँ देखा है भाई, तो गर्ल्स को तो पता है नील पेंट रिमूवर जो होता है दैट इज एसीटोन। अब बॉयज को भी पता है कि अब एसीटोन क्या है, जो घर में नील पेंट रिमूवर काम में आता है, जिसे थिनर भी बोलते हैं, वो आपका क्या है बच्चों, एसीटोन। तो कीटोन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है एसीटोन। क्या काम आ रहा है डेली लाइफ में, तो हम कहेंगे भाई नील पेंट रिमूवर जो होता है दैट इज ऑलवेज एसीटोन। क्लियर, तो फिजिकल स्टेट क्लियर आपका। तो हम कहेंगे अभी एसीटोन क्या है, एसीटोन तो लिक्विड है। अब एसीटोन या कीटोन सीरीज के और मेंबर्स, तो बच्चों इसके भी 11 कार्बन तक जो मेंबर्स है वो सबके सब क्या है, वो सबके सब वॉलेटाइल लिक्विड। फिर वेट बढ़ता है, तो वेट बढ़ने से फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। तो भाई एल्डिहाइड सीरीज के शुरू के 10 मेंबर है ना, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, बाकी सारे वॉलेटाइल लिक्विड है। सिमिलरली कीटोन्स अप टू C11, कीटोन्स कहाँ तक, तो हम कहेंगे 11 कार्बन तक। कीटोन्स
अप टू C11, तो वो क्या है, तो भाई वो है वॉलेटाइल लिक्विड। तो फिजिकल स्टेट में तो कोई टेंशन नहीं कि हाँ चलो भाई फॉर्मल्डिहाइड गैस है, बाकी 10 तक तो लिक्विड है, कीटोन है तो 11 तक लिक्विड है। लिक्विड भी कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। और उसके बाद तो वेट बढ़ेगा तो सॉलिड हो जाएंगे। ओके, तो फिजिकल स्टेट आपका क्लियर। अब बच्चों ओडर, स्मेल कैसी होती है, तो देखो एल्डिहाइड तो आप लैब में स्मेल लेना ही मत, इतनी इरिटेटिंग स्मेल होती है, इरिटेटिंग एंड पंजेंट स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, ठीक है। और हल्का सा भी गर्म हो गया तो आइज में से बिल्कुल पानी आने लग जाता है, इतना खराब स्मेल होता है, ठीक है। और वॉलेटाइल तो है ही। तो बच्चों एल्डिहाइड, तो आप लिखेंगे एल्डिहाइड का जो ऑर्डर है, लोअर मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री भी है इसका, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड सीरीज, ठीक है। तो बच्चों एल्डिहाइड सीरीज के जो लोअर मेंबर्स है उनका स्मेल क्या है, तो उनका स्मेल है इरिटेटिंग, ठीक है, इरिटेटिंग स्मेल है और पंजेंट, ठीक है। पंजेंट मतलब बहुत तीखा स्मेल है, इरिटेटिंग मतलब बिल्कुल भी क्या बोलते हैं अरुचिकर, है ना, बहुत गंदा स्मेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई इरिटेटिंग स्मेल है और पंजेंट स्मेल। लेकिन खास बात क्या है बच्चों, तो एल्डिहाइड सीरीज में बड़ी कमाल की बात है, क्या बात है बच्चों, तो जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ता है, एज मोलर मास ऑफ एल्डिहाइड्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो बच्चों मोलर मास बढ़ता है तो ये चीज़ तो चलो अगर कोई कहते हैं भाई फिजिकल स्टेट है ना लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाती है तो मानने में आता है, लेकिन इनके साथ ये नहीं है, जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ता है तो दे बिकम लेस पंजेंट, जो इरिटेटिंग स्मेल बहुत गंदी थी फॉर्मल्डिहाइड की, एसिटाइलेट में थोड़ी कम हो जाती, प्रोपिनल में और कम हो जाती, ब्यूटेनल में और कम हो जाती है ना। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है तो ये क्या हो जाते हैं, दे बिकम लेस पंजेंट। तो ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो लेस पंजेंट हो गए, अभी भी गंदी स्मेल है ना, और मोलर मास बढ़ेगा तो दे बिकम मोर फ्रेग्रेंट, है ना, उल्टा खुशबूदार हो जाएंगे और इतने अच्छे हो जाएंगे कि परफ्यूमरी में यूज आएंगे। तो जो इतनी गंदी स्मेल वाले थे, है ना, वेट बढ़ते बढ़ते क्या हो गए, परफ्यूम्स में काम आने वाले हो गए। खास बात हो गई इनकी, ठीक है। तो एज मोलर मास ऑफ एल्डिहाइड्स इंक्रीजेस दे बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट, ठीक है, बिल्कुल हायर मोलर मास हो जाएंगे तो उनकी स्मेल अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये इनका एक स्पेशल पॉइंट है ऑर्डर। नाउ स्टूडेंट्स सोल्यूबिलिटी की बात करें तो बच्चों सॉल्युबिलिटी, तो भाई अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं वाटर में तो हम कहते हैं कि हाँ सॉल्युबल हो जाते क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब एल्डिहाइड में भी क्या है, लोअर मेंबर शुरू का ले लो, फॉर्मल्डिहाइड ले लो, तो फॉर्मल्डिहाइड वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और घुल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो एल्काइल ग्रुप आर, एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा। अब बच्चों एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा। हाइड्रोकार्बन पार्ट हमेशा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज़्यादा नहीं बना पाते, ठीक है। तो हम क्या लिखें सॉल्युबिलिटी के अंदर, तो भाई लोअर मेंबर जो है, पहला मेंबर की बात कर लो, लोअर मेंबर फॉर्म्स, लोअर मेंबर्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। तो बच्चों लोअर मेंबर अगर वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सो इट विल बी सॉल्यूबल, ठीक है। लेकिन मोलर मास बढ़ेगा, ओके, बट एज मोलर मास इंक्रीजेस, तो बच्चों मोलर मास बढ़ते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा। मोलर मास इंक्रीजेस तो मैं कह दूँ एल्काइल ग्रुप बड़ा हो जाएगा
तो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। तो एल्काइल ग्रुप क्या है? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोफोबिक है। ओके, तो बच्चों हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, हाइड्रोकार्बन को मैं लिख देती हूँ हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो भाई अगर मोलर मास बढ़ा, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा, हाइड्रोकार्बन पार्ट या हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे फाइनली सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए। सो फिजिकल स्टेट हो गया, ओडर हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। अब बात आती है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह क्या होती है? तो हम कहेंगे भी बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। आपके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रो इसके सामने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक डाइपोल बन गया। तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा भाई? तो हम कहेंगे एक डाइपोल, दूसरा डाइपोल, तीसरा डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल भी अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ओपोजिट चार्ज वाले हिस्से जो है इनके वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। तो भाई अगर एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा इंटरेक्शन है? तो हम कहेंगे हाँ इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो हो सकता है। अब बच्चों अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, तो एसोसिएशन होगा, और एसोसिएशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से कंपेयर कर ले। तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा है, क्योंकि अल्कोहल में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनके भी ज़्यादा है, क्योंकि इनमें क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा है, ओवरऑल दोनों के ज़्यादा है। कंपेयर करो तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कार्बोनाइल कंपाउंड से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बच्चों आपको क्या लिखना है? तो आपको बताना है कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर and they show polar in nature and they show dipole dipole interaction। ठीक है, तो भाई इनमें क्या है? तो हम कहेंगे इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ सेम मोलर मास का एक हाइड्रोकार्बन ले लो, है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन कुछ भी ले लो जिसका मॉलिक्यूलर वेट एल्डिहाइड के कंपैरेटिव में सेम हो, आसपास हो, तो बच्चों इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है, उसमें तो कोई इंटरेक्शन नहीं है ना। इंटरेक्शन से क्या होता है? मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं तो हमें और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और एनर्जी देनी पड़ती है बॉईल करना। लिक्विड से कहाँ लाना? गैस लाना, है ना। तो ऑलरेडी दूर दूर होगा तो गैस बनाना ईजी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम कहेंगे कि दे हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसलिए क्या होगा? तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बट किससे? सो दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट as compared to hydrocarbons of same molar mass। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला अगर आपको मैं हाइड्रोकार्बन दे दूं तो उनसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको किसका मिलेगा? तो हम कहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड का, एल्डिहाइड का या कीटोन का। अब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बच्चों हम कहेंगे भाई अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा है, उसके बाद में कार्बोनाइल कंपाउंड, और उसके बाद में तो देखो इनसे कम जो है पोलैरिटी वो ईथर की है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएंगे, और उससे भी कम तो मैं कह दूंगी फिर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर। अब बच्चों एल्डिहाइड कीटोन खुद में भी तो कंपेयर करें, तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करें, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो ये बना दिया मैंने एल्डिहाइड और ये बना दिया कीटोन।
तो बच्चों इनमें से जो ज़्यादा पोलर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो तो भाई ये एल्काइल ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब देखो सी डबल बॉन्ड हो गया इलेक्ट्रॉन, डाइपोल मोमेंट क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी बताता है, वेक्टर है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो भाई सी डबल बॉन्ड होके इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन नेगेटिव हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ही कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो भाई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से तो कंपेयर करते हैं भाई इससे ज़्यादा डोनेटिंग है या इससे लेस डोनेटिंग, तो हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं, ये ईडीजी है, तो ठीक है डायरेक्शन तो सेम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड। अब अगर मैं कीटोन में जाऊं तो बच्चों सी डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड पोलैरिटी तो ऑक्सीजन की तरफ है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस। अब यहाँ तो दो एल्काइल ग्रुप है, दोनों ही क्या है, तो हम कहेंगे बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो भाई ये पोलैरिटी भी इधर और इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी इधर, तो ओवरऑल देखो डायरेक्शन क्या है, ज़्यादा आ रही है दोनों, मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड मोमेंट जो है वो ऐड हो रहा है ना, इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट, इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट, सी डबल बॉन्ड हो, सबका डायरेक्शन सेम है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा पोलर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कीटोन्स आर मोर पोलर देन एल्डिहाइड। तो बच्चों एल्डिहाइड तो है लेस पोलर और कीटोन क्या है, मोर पोलर, और बॉइलिंग पॉइंट का सीधा साधा रिलेशन किससे है, पोलैरिटी से। तो भाई ग्रेटर द पोलैरिटी ग्रेटर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन में देखूं ज़्यादा पोलर कौन है, तो हमारा आंसर कीटोन, तो मैं डायरेक्ट कह दूं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड। अगर आपको कंपेयर करना हो तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्यों, तो बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से। क्लियर। तो ये है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड गुड बाय।